अब खबरों की तफसील। मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी सफारतखाने से 3 अफराद को हिरासत में लिया है जिन पर जासूसी का इल्जाम है। तफसीलात दे रहे हैं हमारे साथी शंकर आनंद। MI यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मिलकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 2 ऐसे शख्स को हिरासत में लिया जो राजधानी दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास में कार्यरत था और यहाँ पर पाकिस्तानी दूतावास में रहने के दौरान वो यहाँ पर जासूसी जैसे मामलों को अंजाम दे रहा था। इस वक्त में मैं भारतीय विदेश मंत्रालय के दफ्तर के ठीक बाहर हूँ। यहाँ पर इस मामले को लेकर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, बैठक हुई जिसमें कि ये फैसला लिया गया कि किस तरह से PNG के मार्फत उन दोनों पाकिस्तानी अधिकारियों को किस तरह से यहाँ से पाकिस्तान भेजा जाए। इसके साथ ही उसका जो एक ड्राइवर है जावेद, उसको भी यहाँ से कैसे वापस पाकिस्तान भेजा जाए। इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ये लोग जो हैं पिछले काफ़ी समय से इस तरह के जासूसी जैसे मामले को अंजाम दे रहे थे और इस मामले में MI की टीम को इस मामले की जानकारी मिली। उसके बाद स्पेशल सेल के साथ मिलकर के इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि इस मामले में आने वाले दिन में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि अभी तक शुरुआती जांच में ये मिला है कि चाहे पोस्ट ऑफिस की बात कर लें, रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें, इस तरह से कई ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जहां पर ये अपने नेटवर्क तैयार करता था और लोगों के छोटे छोटे जो कर्मचारी होते थे उसके घर भी जाकर उसको कभी पैसे का, कभी खान पान या कुछ गिफ्ट देने के बहाने उसे अपने नेटवर्क में जोड़ता था। लेकिन अब किस तरह से यहाँ नेटवर्क तैयार किया, किन किन लोगों के साथ में नेटवर्क तैयार किया, इन तमाम मामलों पर विस्तार से अब तफ्तीश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ अब कई जाँच एजेंसियाँ भी करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बडगाम पुलिस और CRPF ने बडगाम जिले के चडूरा इलाके में कालादम दहशतगर्द तंजीम JEM से मुंसलिक नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में पुलिस ने इस मॉड्यूल से मुंसलिक 6 अफराद को गिरफ्तार किया। 1 किलो हेरोइन और असलहा भी जब्त किया गया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक ये इंकशाफ हुआ कि ये मॉड्यूल पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्दों के राब्ते में रहकर काम कर रहा था और मंशियात की तिजारत, असलहे की फराहमी और ममनुआ तंजीम JEM के सरगर्म दहशतगर्दों को रकम की फराहमी में भी मुलविस था। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही मंशियात फरोशों और दहशतगर्दों के दरमियान इंटर राब्ता भी बेनकाब हो चुका है। और इस वक्त की बेहद अहम खबर मौसम से जुड़ी हुई। 3 जून को तूफान का इम्कान है। मुंबई से मुत्तसिल थाने में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि थाने शहर में NDRF की टीम भी पहुंच चुकी है। महकमा मौसमियात की इत्तला पर इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे अहम बात, थाने भी समुद्री किनारों से मुत्तसिल है। तो 3 जून को, यानी आज पहली जून है, 3 जून को तूफान का इम्कान है। मुंबई से मुत्तसिल थाने में इस सिलसिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ तक कि थाने शहर में NDRF की टीमें भी पहुंच चुकी हैं। महकमा मौसमियात की इत्तला पर यहाँ का इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है। समुद्री किनारों से मुत्तसिल है थाने शहर। बेहद अहम खबर, 3 जून को मुंबई से मुत्तसिल थाने में तूफान का इम्कान है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर में NDRF की टीम पहुंच चुकी है। महकमा मौसमियात की इत्तला पर यहां का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अलर्ट और चौकस नजर आ रहा है क्योंकि थाने भी समुद्री किनारों से मुत्तसिल है, इसलिए यहां पर खुसूसी चौकसी बरती जा रही है। लॉकडाउन में राहतों के दरमियान कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,392 नए मामले रोशनी में आए, जबकि इसी दौरान 230 अफराद जाँ बहक हुए। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक नए मामलों की रोशनी में आने के बाद कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,90,535 तक जा पहुंची है। 5,394 अफराद अब तक कोरोना का शिकार हो चुके हैं। उनमें 93,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, जबकि 91,819 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं।
आज से इंडिया अनलॉक हो गया, लेकिन कंटेनमेंट जोन में सख्ती बदस्तूर जारी है। बाकी मुकामात में 3 मरहलों में छूट दी जाएगी। आज से मुल्क में वन नेशन वन राशन कार्ड भी नाफिज किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 रियासतों और मरकज के ज़ेर असर रियासतों से होना है। इस मंसूबे के तहत मुल्क में गरीबों को कम कीमत पर राशन दस्तयाब रहेगा। इस वक्त की बेहद अहम खबर यूपी के इलाहाबाद से, जहां क्वारंटीन सेंटर्स में तबलीगी जमात के मेंबरान को जबरन रोक कर रखे जाने का मामला सामने आया। यूपी हुकूमत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। यूपी हुकूमत ने जवाब में कहा है कि क्वारंटीन सेंटर्स में तबलीगी जमात के लोग नहीं हैं। आपको बताएं कि 279 गैर मुल्की और 21 मकामी तबलीगी जमात के कारकुनान मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। 1969 हिंदुस्तानी और 46 गैर मुल्की तबलीगियों को क्वारंटीन किया गया था। इलाहाबाद से अहम खबर, जहां पर ये बात सामने आई है, क्वारंटीन सेंटर्स में तबलीगी जमात के मेंबरान को जबरन रोक कर रखे जाने के मामले से जुड़ी यूपी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा कि क्वारंटीन सेंटर्स में तबलीगी जमात के लोग नहीं हैं। क्वारंटीन की मुद्दत खत्म हो जाने के बाद ये लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं। यूपी के एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने अपना जवाब दाखिल करके ये बात कही है। शाद अनवर की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर यूपी हुकूमत ने अपना ये जवाब दाखिल किया है। रियासती हुकूमत की एडवाइजरी न मिलने की वजह से रांची के रोजमर्रा के बाजार में कंफ्यूजन देखा गया। दुकान खोलने पहुंचे दुकानदारों को इंतजामिया की जानिब से रोक दिया गया। दुकानदारों के मुताबिक इंतजामिया की तरफ से पीर से दुकानें खोलने की यकीन दहानी कराई गई थी। कंफ्यूजन से पैदा हुए हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संजय सिन्हा ने। में कुछ दुकानदार अपनी दुकानों को खोलने के लिए पहुंचे। उनका कहना था कि उन्हें प्रशासन की ओर से सोमवार से दुकान खोलने का भरोसा मिला है, लेकिन जब वहां पहुंचे तो यहां प्रशासन की ही जो गाड़ी जो है उन्हें दुकान बंद करने का निर्देश दिया गया। हालांकि दुकान खुले नहीं थे। हम लोगों से बात करते हैं। एसडीएम साहब से जब वहाँ पे 28 से 29 तारीख को जब मीटिंग किए थे गुरु नानक स्कूल में, एसडीएम साहब थे, एसडीओ साहब थे, हम लोग को बोले कि आप लोग दुकान को अपना सफाई कीजिए, दुकान को सफाई कीजिए और पूरा सोशल डिस्टेंस का आप लोग गोला बनाएं। जब वो सब हो जाएगा हम लोग आएंगे, वहाँ पे पूरा इंक्वायरी करेंगे, जब और सैनिटाइजर करवाएंगे, फिर आप लोग को दुकान खोलने का अनुमति देंगे। थाना वाले से कल बात हुआ, थाना प्रभारी से, उन्होंने कहा कि अभी जो है सो आज वो राजधानी ट्रेन आया हुआ है, एसडीएम साहब गए हुए हैं वहाँ पे वो देखने के लिए, इसलिए हम चलिए देख लेते हैं। वो आकर के देखे, पूरा हम लोगों को भरोसा दिलाया कि इस गेट से घुसना है और उस गेट से निकलना है। अचानक फिर रात में फ़ोन आता है कि नहीं, ये आदेश नहीं है अभी दुकान खोलने का, नहीं खुलेगा। लेकिन हम लोगों ने लोगों को कहा दिया था, जो सफाई कर रहा था, कि हम लोग को भरोसा दिया गया है कि सोमवार से दुकान खुलेगी। तो यहाँ पे दुकानदार लोग, क्योंकि कोई कांटा टोली से आता है, कोई डोंडा से आता है, कोई कांके से आता है। आप दुकानदारी हैं? जी हाँ, हम लोग दुकानदारी हैं, सब डेली मार्केट के दुकानदार हैं। तो हम लोग अनुमति के मतलब इजाज़त के ही तहत हम लोग खोलने के लिए ये हुआ। मालूम हुआ डीसी फिर मना कर दिए कि नहीं अभी नहीं खोलना है, तो फिर हम लोग बंद कर दिए। तो आपने देखा कि किस तरह यहाँ कन्फ्यूज़न की स्थिति है एडवाइजरी को लेकर और दुकान खोलने को लेकर के। लेकिन अभी प्रशासन की ओर से लगातार दुकानदारों को दुकान नहीं खोलने के लिए बार बार उन लोगों से अपील की जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है। रांची डेली मार्केट से कैमरामैन संजय के साथ संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के अवार्ड को शिवराज सिंह सरकार के जरिए कैंसिल किए जाने की खबर को न्यूज़ 18 उर्दू पर दिखाए जाने के बाद कांग्रेस एमपी ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मुनव्वर कौसर ने इसे शिवराज सिंह हुकूमत की तंग नजरी के फैसले से ताबीर किया। कांग्रेस ने हुकूमत से अपने फैसले को फौरी वापस लेते हुए शायरों और अदीबों के अवार्ड को बहाल करने की मांग की है। कांग्रेस तर्जुमान का कहना है कि अगर हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए अवार्ड को बहाल नहीं करती, उर्दू अदीबों और शायरों के हुकूक के लिए सड़कों पर उतरने के साथ कांग्रेस अदालत से भी रुजू करेगी।
उर्दू अकादमी द्वारा जो अदीबों को, जो शायरों को पुरस्कृत किया था, उसकी राशि को मध्य प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे शायर, हमारे अदीब हमारे लिए सम्मानजनक होते हैं, उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन अदीबों को, इन शायरों को, उनका जो पुरस्कृत किया गया है, उनको पुरस्कृत राशि उनको वापस दी जाए। और अगर मध्य प्रदेश सरकार इनकी तरफ विचार नहीं करेगी तो हम सड़कों पे आएंगे और हो सका तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन इनको इंसाफ दिलवा के रहेंगे। जान लिया। इसलिए एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। इस पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र को न केवल पर्याप्त आवंटन किया गया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के में कार्यान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई है। कई प्रमुख घोषणाओं से संबंधित क्रियान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अन्य घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप भी तैयार किया है। ये महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल है एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन है। ये व्यवसाय करने को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है और ये एमएसएमई क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में भारत में मदद करेगा। जो एमएसएमई संकट में है उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। इससे 2 लाख ऐसे जो संकट में है ऐसे एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली दफा हुआ है। ये एमएसएमई को ऋण इक्विटी अनुपात के प्रबंधन और उनकी क्षमता वृद्धि में मदद करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। यह उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस तरह की सहूलत पहली दफा मिल रही है एमएसएमई उद्योगों को। एमएसएमई की परिभाषा में बढ़ोतरी और परिवर्तन किया है। भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया, क्योंकि जब पैकेज घोषित किया था तो एक संशोधन दिया था, लेकिन आज इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अस्तित्व में आने के 14 साल बाद यह संशोधन हुआ है। पैकेज की 13 मई 2020 को घोषणा के बाद अनेक प्रतिनिधियों से मिले और घोषित संशोधन अब भी बाजार और मूल्य निर्धारण की स्थिति के अनुरूप नहीं है, इसे ऊपर की तरफ और संशोधित किया जाना चाहिए, इस तरह का फीडबैक आया। इन आवेदनों को सुनते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम एवं मैन्युफैक्चरिंग सेवा इकाइयों की सीमा को और बढ़ाने का निर्णय किया। अब यह 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का कारोबार की सीमा होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात के संबंध में कारोबार को एमएसएमई के इकाइयों की किसी भी श्रेणी के लिए टर्नओवर की गणना में नहीं गिना जाएगा, चाहे वो सूक्ष्म हो, लघु हो या मध्यम हो। शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए रेडी पटरी वाले, ठेले वाले, छोटा दुकान जो बिठाते हैं, सड़क पर माल बेचते हैं, उनकी क्षमता और उनका काम चले इसके लिए ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने के फैसला किया है। ये योजना लंबे समय तक चलेगी क्योंकि कामकाज फिर शुरू कर सके और अपना जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सके।
इस योजना के 50 लाख से अधिक पटरी सामान बेचने वाले ठेला वाले, हॉकर और रेडी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। इनके द्वारा क्या क्या बेचा जाता है मालूम है आपको? सब्जी है, फल है, तैयार खाद्य पदार्थ है, चाय, पकोड़ा, ब्रेड, अंडा, कपड़ा, चप्पल, किताब, स्टेशनरी की आपूर्ति, बहुत सारे वस्तुएं यहाँ बेची जाती है, हम खरीदते हैं। इसके अंतर्गत सलून, मोची, लॉन्ड्री और पान की दुकानें भी आएगी। भारत सरकार कोविड-19 के दौरान इनके समक्ष आई परेशानी के प्रति संवेदनशील रही है। इसी के तहत इन्हें तत्क्षण सहयोग हेतु ये ऋण की योजना शुरू की गई है ताकि अविलंब ये अपने व्यापार को गति दे सके। स्थानीय शहरी निकाय इस योजना में क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगा। शायद भारतीय इतिहास में पहली दफा आजादी के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है, जबकि फुटपाथ दुकानदारों और रेडी ठाने वालों को, चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम 1 वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। इस पहल से इन वेंडरों एवं अन्य विक्रेताओं को आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कठिनाई ना हो तथा जिन्हें इसका लाभ मिलना है उन तक यह सही ढंग से पहुंचे, इसके लिए मंत्रालय, बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की अहम जिम्मेदारी एवं भूमिका तय की गई है। साथ ही इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे, इसके लिए पोर्टल, मोबाइल ऐप भी तैयार किए गए हैं। सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य काम में भी करने का फैसला हुआ है। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन एक वेब पोर्टल के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय ढांचे के साथ एकीकृत करने के लिए इट विल बी येट अनदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यह आईटी प्लेटफॉर्म मदद करेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन को इससे बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और क्षमताओं के विकास के लिए भी ये राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से शहरी विकास मंत्रालय एक क्षमता विकास एवं वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम भी शुरू करेगा, जो महत्वपूर्ण है। सरकार ने किसानों के लिए आज बड़े फैसले किए, जो पहले पैकेज के समय नहीं बताया था, लेकिन आज पहले नया फैसला है और बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 2021 के 14 फसलों के CACP आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी तोमर जी बताएंगे। इन 14 फसलों पर किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है और किसानों में इसमें ब्याज की छूट और अदायगी में मोहलत, ये दोनों फायदे उसको मिलेंगे। किसानों को 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच अल्पकालिक कृषि कर्ज की ब्याज में 2% और अदायगी में 3% का फायदा होगा। भारत सरकार द्वारा किसानों को 7% से कर्जा मिलता है। इसमें 3 लाख रुपए तक के लोन पर 2% बैंक ब्याज की छूट सरकार देगी और समय पर भुगतान पर 3% का फायदा मिलेगा। इसका मतलब 4% में 3 लाख तक का कर्जा मिलेगा। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी तोहफा है। ब्याज में छूट की योजना किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज सहित अल्पकालीन फसल कर्ज के देने के मकसद से शुरू की गई है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बहुत से किसान अल्पकालिक जो क्रॉप लोन होता है उसके अदायगी के लिए बैंक नहीं जा सके। इसको ध्यान रखते हुए कैबिनेट ने जो निर्णय किया है उससे करोड़ों किसानों का लाभ होगा।
गरीब ही इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन की शुरुआत से ही सरकार सबसे ज्यादा गरीब लोगों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील रही है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद 2 दिन में पहला 1,70,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा हुई। 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने से लेकर 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने तक, गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों को आर्थिक मदद देने से लेकर पीएम किसान के तहत करोड़ों किसानों को किस्त के रूप में मदद जैसे कदम उठाए गए हैं। इससे एक ऐसे बहुत बड़े गरीब तबके का फायदा मिला है जिसे लॉकडाउन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता, और अगर सरकार फौरी तौर पर ऐसे कदम न उठाती तो ये तकलीफ बहुत होती। ये घोषणाएं नहीं रही, कुछ ही दिनों के भीतर करोड़ों लोगों तक सीधे तौर पर नकदी अथवा वस्तु रूप में मदद पहुंचाई गई। 80 लाख टन से ज्यादा अनाज पहुंचाया गया। सभी बाकी पैसा जो देना था वो डीबीटी के माध्यम से दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए तो मरकजी काबीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कुछ कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं, खासतौर से किसानों और जो छोटे ताजिर हैं उनके लिए उस सब से वाकिफ करवा रहे हैं। इस सब के बीच लॉकडाउन के बाद से मालेगांव शहर के पावरलूम मुकम्मल तौर पर बंद थे। इसकी वजह से बुनकर और मजदूर बेहद परेशान थे। अब हुकूमत ने सनतों को शुरू करने के लिए जो शराइत रखी है, मालेगांव शहर में कंटेनमेंट जोन के बाहर पावरलूम कारखाने शुरू किए जा चुके हैं। कारखाने में मजदूरों के दाखिले से पहले उन्हें सैनिटाइजर का स्प्रे करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना, हर 1 घंटे के बाद साबुन से हाथ धोना वगैरह शामिल हैं। बुनकरों ने अपने पावरलूम कारखाने शुरू कर दिए हैं। मालेगांव में पावरलूम मशीनों की गड़गड़ाहट के साथ बुनकर और मजदूर तबका काम शुरू होने से बेहद खुश नजर आया। कारखाना पावरलूम चालू किया है, हमने हर चीज़ का इंतज़ाम किया है। हमारे पास सैनिटाइज़र मशीन है, हाथ धोने के लिए साबुन है, और सरकार ने जो सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करने के लिए बोला है, हमने उसका पालन भी किया है। और इसके बाद कि आगे भी जो भी होता है कि कोई कारीगर हमारा बीमार पड़ता है, लेबर या कुछ होता है उसको, तो उसके लिए हम दवाखाना उसको चेकअप कराएंगे। तो हम बहुत तकलीफ में थे। आज हमारे सेठ लोगों ने हमारे इससे कारोबार चालू किए तो हमको बहुत खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारा कारोबार चालू हो गया, पैसा आवक चालू हो जाएंगी। मजदूरों का बहुत बुरा हाल था, उन्होंने जो भी था उनके पास चलाया, बाकी बाद में सेठ ने कुछ भी बीच में मदद की है, लेकिन वो भी कितना करेंगे, 500, 1000, 1200 ऐसे दे रहे थे हफ्तेवार। कर्नाटक में जून में राज्यसभा की 4 सीटों पर इंतखाबात होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के राज्यसभा पहुंचने के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। आसार बता रहे हैं कि कांग्रेस भी खड़गे को राज्यसभा में लाकर पीएम मोदी को घेरना चाहती है। खड़गे को कांग्रेस हाईकमान का भी काफ़ी करीबी तस्वुर किया जाता रहा है और ऐसे में अपोजिशन खेमे में स्पीकर्स के फुकदान के चलते खड़गे का कर्नाटक से राज्यसभा पहुंचना यकीनी माना जा रहा है। में खड़गे साहब का जो उनका स्टैंड था मोदी जी के अगेंस्ट में, तो उसके वजह से उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ और ये सब यहाँ पे षड्यंत्र करके, यहाँ पे लोगों को पैसा दे के डिफेक्ट करा के, ये सब जो नाटक कलबुर्गी में हुआ है ये पूरा लोग देखे हैं। इसलिए खड़गे साहब जैसे लीडर अगर राज्यसभा में रहेंगे तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी को भी स्ट्रेंथ है और देश की आम लोगों की आवाज़ को एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। तो बहुत ही खदावर शख्सियत है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने कई लोगों को राज्यसभा में भेजा है, तो अब मौजूदा हालात में वो नहीं चाहेंगे कि राज्यसभा में जाएं, क्योंकि वो खुद एक किंग मेकर रहे हैं और हमेशा उन्होंने इंतखाबात से ही हाउस में दाखिल हुए, चाहे वो असम्बली हो या पार्लियामेंट हो। तो इस बार भी वो 2024 के इंतखाबात तक इंतज़ार करना चाहेंगे, लेकिन उनकी सेहत के एतबार से और फिर मौजूदा हालात में उनका राज्यसभा में जाना बेहतर है। गरीबों को बहुत तकलीफ में है, सरकार तो पूरा फेलियर हो गए है।
सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल हो गए है, स्टेट गवर्नमेंट भी, ये बीजेपी का कहाँ सरकार है सब फेलियर हो गए हैं, और कोरोना में भी संपूर्ण फेलियर हो गए हैं। ये सब का ये सरकार का वैफल्य लोगों का लेवल पे चर्चा होना है तो करके सबका बहुत जरूरी है। खबरों में इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि